Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. Welcome to yet another session of Economics PYQ. हम इसमें एक्सटर्नल सेक्टर कर रहे हैं फिलहाल. ओके, एक्सटर्नल सेक्टर एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सो इसके पहले हमने एक सेशन इस वाले कंसेप्ट का कर लिया है और बाकी हमारे PYQs भी कवर हो गए. यू कैन एक्सेस इट इन द प्लेलिस्ट. आपको चैनल पर मिल जाएगी. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फर्दर सेट ऑफ क्वेश्चन टुडे. ओके, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. Recently, the United States of America and the European Union have launched the Trade and Technology Council. ठीक है, ये आपका एकदम करंट कॉन्टेक्स्ट में फैक्चुअल क्वेश्चन. ठीक है, फैक्चुअल स्टेटमेंट आ गया. सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द यूएसए एंड द ईयू क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल. ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है, वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं दोनों. कौन कौन? यूएसए एंड ईयू. तो ये थोड़ा नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है सेंटेंस, है ना. अगर यहाँ बोलते कि डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं या फिर कुछ पॉजिटिव चीज बोलते हैं तो बात अलग होती. बट इफ वी लुक एट द लैंग्वेज, ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल. फिजिकल प्रोडक्टिविटी मीन्स क्या? मतलब जो डेवलपमेंट प्रोसेस होगा, फिजिकल डेवलपमेंट प्रोसेस होगा, वो सब अपने कंट्रोल में. दिस विल बी रॉन्ग. तो ये आप यहाँ से सीख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन के लैंग्वेज के बेसिस पे आप क्वेश्चन से डील कर सकते हो. इसका आंसर है सी. सी. अब पता नहीं था, ठीक है, फैक्चुअल है, पता नहीं था. while solving the question, I'm telling you, मैंने भी अभी सॉल्व किया है. I have not prepared this पहले से. ओके, तो while solving the question I had this thing in my mind कि when UPSC makes this question, अब they cannot expect कि everyone should know this answer, right? But still there will be one chance, any single chance कि we will get the answer. तो वो वन चांस कैसे आ सकता है? लैंग्वेज से आ सकता है. सो मैं फोकस करूंगी लैंग्वेज को समझने में कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, कहना क्या चाह रहा है, एक एक वर्ड पे फोकस करूंगी. ठीक है. बट ऑन द अदर हैंड जब कोई फैक्चुअल स्टैटिक क्वेश्चन आता है, ठीक है, वन वर्ड वगैरह, तो दे एक्सपेक्ट यू टू नो दैट, क्योंकि वो बेसिक है, वो सबको आता होगा. तो वहां पर यू डोंट नो. बट ऐसे जो क्वेश्चन टफ दिखने वाले होते हैं ना, वो क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व हो जाता है बेस्ड ऑन देयर लैंग्वेज. ये आपको यहाँ से सीखना है. सो दिस इज द टेक अवे फ्रॉम दिस क्वेश्चन. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. और ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे इसके पहले भी टैकल किए हैं. तो जिन्होंने वो सेशन नहीं देखे पहले वाले, वो पहले वाले सेशन देख लो, बहुत काम आएगा. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अच्छा, अगर इस वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज दे आर एमिंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस. अगेन आई हैव टोल्ड प्रोग्रेस, डेवलपमेंट. ठीक है, एंड इंटेंस टू प्रमोट पूलिंग ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज सच एज AI मॉडल कंप्यूटिंग पावर एंड मेक देम अवेलेबल टू पार्टनर कंट्रीज टू एड्रेस चैलेंज. ठीक है, एड्रेस चैलेंजेस. तो वही मैंने, देखो, बिना एक्सप्लेनेशन देखे आपको मैंने ये बता दिया था कि दिस कुड बी द थिंग. सो ऐसे ही आपको अपना माइंडसेट लेके सॉल्व करना है. ओके, द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन इज अ ट्रीटी दैट, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ EU इज अ ट्रीटी दैट limits the level of the budgetary deficit of the countries of European Union. ठीक है, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, कुछ गलत नहीं है इसमें. स्टेबिलिटी और ग्रोथ, ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के भी प्रिंसिपल्स हैं, राइट? तो अगर वो बजटरी डेफिसिट को कम करना चाह रहे हैं तो दैट मस्ट बी ट्रू. मेक्स द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. नाउ इट इज फॉल्स. थोड़ा सा ये वाला स्टेटमेंट टफ हो सकता है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन. द ट्रीटी डज नॉट रिक्वायर इट्स मेंबर टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, not the technology with other country, but to ensure that fiscal discipline would be maintained and enforced in the European Union. Enables the country of the European Union to share the technologies. ये भी गलत हो जाएगा. तो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज दोनों शेयर नहीं करना. इट इज रिलेटेड टू बेसिकली फिजिकल, इनका फिजिकल डिसिप्लिन को सुधारने के लिए. ठीक है, सो गुड. अगेन अब इससे आपको ये सीखना है कि आपको जो भी कंट्रीज, जैसे फिलहाल EU है ना, USA और अफ्रीका, ये तीन एरियाज की कंट्री
यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो आपके करंट अफेयर मैगजीन्स में या फिर जो आपके न्यूज व्यूज में आते रहते हैं ना, यू शुड बी मतलब एकदम समझ में आना चाहिए कि ये क्या है। जैसे एफ्टा है, ठीक है, सेपा है, फिर और जितने भी फ्री ट्रेड है, एफटीएज हैं, इन तीन चीजों को बहुत अच्छे से कर लेना। इस बार 100% ये पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं तो पूछा जाएगा, बिकॉज जो ट्रम्प ने ट्रेड वॉर छेड़ी है ना, तो उससे चीजें आएंगी, पूछी जाएंगी, ठीक है। इंडिया और यूएसए के कंटेक्स्ट में तो जितना डेटा आपको मिल सकता है रिलेटेड टू ट्रेड इन डिफरेंट कमोडिटीज, वो आप देख लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज रिलेटेड टू सीधा आईएमएफ, ठीक है। रैपिड जितना भी होता है वो सब आईएमएफ प्रोवाइड कराता है। फिर लो इनकम कंट्रीज को फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट को सॉल्व करने के लिए, है ना, तो ये सब चीजें आईएमएफ की हैं। एक बार आईएमएफ की साइट पे जाके इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो देख लेना। ओके, ये आ जाते हैं, और इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक के भी, ठीक है। इसके साइट पे जाके एक बार नजर घुमा लेना कि चीजें क्या क्या है, कीवर्ड्स नोट कर लेना, बस दैट्स इट, आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। कीवर्ड्स देख लेना है बस, ठीक है। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, और नहीं आएगा तो वो किसी पे नहीं बनेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग। An increase in nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupee, ठीक है, ट्रू। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नॉमिनल इंक्रीज होगा तो appreciation होगा, मतलब that is good. Okay, now an increase in real effective exchange rate indicates an improvement in trade competitiveness. That is wrong. जब रुपी का अ, जब रुपी का जो डेप्रिसिएशन होता है, मतलब रुपी की वैल्यू गिर गई, तब आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज नाउ रुपी इज चीप। वो कम पैसा देके ज्यादा सामान ले सकते हैं, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो वेटेड एवरेज है नॉमिनल एक्सचेंज रेट का, ठीक है। वेटेड एवरेज मतलब उसको रिलेटिव प्राइस पे एडजस्ट किया जाता है। ओके, तो इंक्रीज इन नेशन का रीर इज एन इंडिकेशन दैट इट्स एक्सपोर्ट्स आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव एंड इट्स इम्पोर्ट्स आर बिकमिंग चीपर, ठीक है। तो इम्पोर्ट्स जब चीपर होंगे तो ऑफ कोर्स आपकी जो ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है वो लूज हो जाएगी, है ना। तो इम्प्रूवमेंट नहीं होता, खत्म होती है, ठीक है। तो आपका सेकंड गलत हुआ अगर, तो सीधा आंसर आ जाएगा। एन इंक्रीज ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिवली टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू cause an increasing divergence between need and need. That is true. तो आपका आंसर आ गया 1 and 3। ओके, अब इससे क्या सीखने मिल रहा है आपको? स्टैटिक कंसेप्ट जो है रिलेटेड टू वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है, वर्ल्ड वर्सेस इंडियन इकोनॉमी, ये आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। ओके, तो ऐसे हमें सीखना है पीवाईक्यू से कि इम्पोर्टेंट क्या है और अप्रोच कैसे करना है। आई डोंट थिंक कि आपको इस तरीके से किसी और ने पढ़ाया होगा कि कैसे पीवाईक्यू सॉल्व करने होते हैं, बट लिटरली आई एम टेलिंग यू, इतना ही कर लो, बहुत फर्क पड़ेगा। आप खुद जब पेपर सॉल्व करने बैठोगे ना, इवन मॉक टेस्ट भी देने बैठोगे, यू विल रियलाइज कि इस चीज का क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट नहीं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। Next question is with reference to the G20 Common Framework, consider the following statement. It is an initiative endorsed by the G20 together with the Paris Club. So, true. Okay. G20 का common framework Paris Club से start होता है. That is true. It is an initiative to support low income countries with unsustainable debt. That is also true. न्यूज में काफी ज्यादा था इसीलिए पूछा गया था। काफी ज्यादा तो नहीं, बट आई से कि G20 को इंडिया मतलब ट्रॉयका में आ गई थी, ठीक है, उस टाइम पे। एंड देयर वर न्यूज के वी आर गोइंग टू परस्यू दिस एज एन एक्टिव पॉलिसी, इसलिए इसलिए ये बेसिकली पूछा गया था, ठीक है। तो जो पेरिस क्लब है उसके बारे में देख लेना एक बार। पेरिस क्लब, रोम क्लब, कॉफी क्लब से सॉरी सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड है, तो ये सब टर्म्स देख लेना, इम्पोर्टेंट है, न्यूज में आते रहते हैं। ओके, और बाकी इसमें तो कुछ आई डोंट थिंक अब इम्पोर्टेंट है।
बाकी G20 की और कौन कौन सी समिट हुई है, G20 के कौन कौन से इनिशिएटिव हैं जिसमें इंडिया इंक्लूडेड है, वो देख लेना एक बार. ओके. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. The effect of devaluation of a currency is that necessarily, okay, improve the competitiveness of domestic export in the foreign market. मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था सेम चीज. ठीक है, तो दिस इज ट्रू. ऑप्शन वन इज ट्रू. एक्सपोर्ट्स आर चीपर टू फॉरेन कस्टमर अगर अपनी करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ है तो. इंक्रीज इन फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. सो कैसे हो सकता है ये? ऊपर और नीचे वाले स्टेटमेंट तो दोनों एकदम अलग हो गए. इम्प्रूव ट्रेड बैलेंस, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. है ना? मतलब नेसेसरीली की बात हो रही है कि होगा ही होगा, बट जरूरी थोड़ी है ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हो. अगर हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा हुए एक्सपोर्ट से तो हमारा ट्रेड बैलेंस बिगड़ जाएगा ना, क्योंकि वी आर पेइंग एक्स्ट्रा. तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस. ठीक है. ये वर्ड याद रखना है. अगर नेसेसरली नहीं लिखा होता तो मे बी वन एंड थ्री होता. ठीक है. बट नेसेसरीली लिखा है. ठीक है. तो आपको एक एक्सेप्शन, एक आधा एक्सेप्शन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा. तो अगर ऐसा वर्ड पेपर में आएगा तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि हमें हर वो ऑप्शन को नेगेट करना है जो हो सकता है, माइट बी. ओके. सो दैट इज इट फॉर टुडे. और बाकी क्वेश्चन अब एक या दो टॉपिक बचे हैं. हार्डली 2 वीडियोज इट विल टेक. 2-3 वीडियोज. उसके बाद हम 2023 के सारे क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल रैप अप इकोनॉमिक्स. ओके. आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा. और ऐसे आगे और सेशंस आते रहेंगे आपके लिए टू इम्प्रूव योर मार्क्स इन प्रीलिम्स 2025 एंड फर्दर. ओके. तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, है ना? And have a very good day ahead. Thank you.